हेलो बच्चों, आई एम किरण। वेलकम इन माय क्लासरूम। हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था प्रोनाउन की सीरीज चल रही है। फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट आज शुरू करते हैं। उससे पहले नाउन की वीडियो आ चुकी है। हमारे दोनों वीडियोस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले वो देख लें जिससे आगे के लिए आपको आसानी हो। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक व्हिच इज प्रोनाउन। आगे शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। दीज प्रोनाउन शो दैट द एक्शन इज टू द डूअर। मतलब ये वो प्रोनाउंस हैं जो एक्शन को बताती हैं डूअर के लिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमेशा जिन वर्ड्स के बाद हम ऐसी चीजें लगाते हैं जो डूअर पर होने वाले एक्शंस को बताती हैं, इट मींस रिफ्लेक्स करती हैं, इसीलिए इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे आई विल शो यू विद एग्जांपल। शी इंट्रोड्यूस्ड to minister. She introduced to minister, and the next one is she introduced herself to minister. Which one is correct in the sentences? Actually, the first one is incorrect and the second one is correct. ऐसा क्यों हुआ है? कुछ words हमेशा ऐसे होते हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो करते हैं, ठीक है? उनमें से एक है आपका इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव फॉलो करेगा। किस केस में नहीं करेगा वो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपका सेंटेंस है she introduced me to minister, अगर ये है she introduced me to minister, मतलब उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। यहां आप देखेंगे she is subject, introduce is verb and me is object। मतलब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है, कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है फिर ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेते हैं। These are some particulars word I will show you on the blackboard, so please come on it. And the example is, I have availed of all the opportunities that have come my way and this is one of the reasons why I am so rich. ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको नाउन की वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो I have availed of all the opportunities that, यहाँ पर आपको A, B, C करके सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और किसी एक पार्ट में उसकी एरर होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। किसी एक पार्ट में एरर है, विच पार्ट हैज एरर वी कैन सी हियर A, B, C, D, E। अगर किसी भी पार्ट में एरर है तो उस पे हम मार्क करते हैं। अगर पूरा सेंटेंस सही है तो वी हैव टू यूज नो एरर वर्ड। ओके, तो यहाँ पर कहाँ एरर है मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको मिल भी गया होगा, इंट्रोड्यूस से आपको पता चल गया होगा कि मैंने किन किन वर्ड्स के बारे में बोला था। फिर भी मैं आपको बताती हूँ। अवेल के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव आएगा, तो आई के केस में रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर आई। इज इट ओके? अब मैंने आपसे कहा है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। उन वर्ड्स में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं उन वर्ड्स में एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेयर, चीट, हर्ट, satisfied, lay, introduce, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं
अभी तक इनसे बाहर कोई वर्ड आया नहीं है। अगर कभी भी रिफ्लेक्सिव की एरर आई है तो इन्हीं वर्ड्स के बाद आई है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज वर्ड, जिससे आपको जब भी ये मिले, सारे वर्ड मिले, तो आप सीधे सीधे एरर को मार्क कर सकें। मैंने एक बताया था आपको, जब इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब ये रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस मी वाले केस में हुआ था, इंट्रोड्यूस के बाद हमने मी लगाया था तो मैंने उसे सही करवा दिया था। आई होप यू गेट इट। एंड द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ दिया करते हैं। दो पार्ट है, सेंटेंस के दो पार्ट कैसे होंगे, आपस में रिलेटिव से जुड़ जाएंगे। रिलेटिव का एक बहुत ब्यूटीफुल केस है, विच द केस ऑफ दैट, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं रिलेटिव के कुछ वर्ड्स बता रही हूँ आपको, एक बार ध्यान से सुनिए। सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ देता है, इसका मतलब कंजंक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि कंजंक्शन का काम भी सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को जोड़ने का होता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो जोड़ते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होंगे इनमें? who, whom, what, which and that. ओके, लाइक दैट। इस तरह के ये वर्ड होंगे। इस सेंटेंस में लेके बताती हूँ। I know the boy who has come. Is it okay? तो हमारे पास सेंटेंस के दो पार्ट हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज I know the boy and has come, मतलब मैं उस लड़की को जानती हूँ जो आया था। ठीक है, तो बॉय से, बॉय के लिए रिलेशन जो दिखा रहा है वो ये वाला पार्ट दिखा रहा है, तो दिस वन इज रिलेटिव। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ है इसका क्या मतलब है। आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। I know the girls who have written application. ओके, यहाँ पर I know the girls who have, अब यहाँ हमने, यहाँ who किसकी जगह काम करेगा? रिलेटिव है यहाँ पर, and the have is for girls. मैंने आपसे कहा था ग्रामर में बहुत सुंदर लाइंस हैं, मैं आपको एक और लाइन बताती हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जिसके साथ लगे उसके बोलिए, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अगर यहाँ लगा हुआ है तो आने वाला वर्ब अब इसके हिसाब से ही आएगा। देखिए बॉय है यहाँ पर, तो बॉय के बारे में बात हो रही है, ये सिंगुलर आ जाएगा। यहाँ पर गर्ल्स है तो ये गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। इज इट ओके यार बच्चों? we have two sentences here. The first one is, this is the boy whom I saw in the market. इसमें whom as a relative pronoun बैठा हुआ है। अच्छा, who क्यों नहीं आया है यहाँ पर? क्योंकि who अपने बाद कोई ना कोई वर्ब लेता है और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, इसलिए हम whom का यूज करेंगे। The second is, this is the table which I bought yesterday. कोई टेबल है, yesterday को खरीदी हुई है, तो यहाँ पर whom नहीं आएगा, क्योंकि whom आते हैं आपके लिविंग बींग्स के लिए। किसके लिए आते हैं? फॉर लिविंग बींग्स। टेबल है मतलब लाइफलेस चीजें हैं, जिनमें लाइफ नहीं है, उन सब चीजों में आप विच लगा सकते हैं। तो यहाँ भी विच आया है, तो बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो फर्स्ट वन में whom आ जाएगा एंड द सेकंड वन इज विच इज करेक्ट। ठीक है, अब वी रीच ऑन केसेस ऑफ दैट। दैट के क्या क्या केस हैं? तो केस नंबर 1 इज सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज करते हैं। अब हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको द बॉय के बाद हु नॉर्मल सेंस में यूज किया गया था वैसे यूज करके दे देते हैं।
लेकिन आपने हमेशा उसकी जगह दैट यूज करना है। ओके, सेंटेंस जैसे सेंटेंस है यहाँ पर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट students that I have ever seen. ओके, तो सेंटेंस में यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद हमेशा यहाँ पर दैट ही आएगा। इज इट ओके? अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स की वजह से हो दिया हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, दैट इज करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप आंख बंद कर ये लगा सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर, अगर रिलेटिव प्रोनाउन मतलब आ रहा है तो उसकी जगह पर दैट आएगा। ओके, द नेक्स्ट केस इज, दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन द रोड। दिस इज द सेम बॉय। द नेक्स्ट केस इज, ये नाउन अगर आ रहा है और सेम के साथ आ रहा है, द सेम आ रहा है, द सेम के बाद नाउन तो आएगा ही आएगा, तो द सेम आ रहा है, देन नाउन आ रहा है, तो उसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर आपका दैट आ जाएगा। इज इट ओके? हमेशा क्या आ जाएगा आपका, दैट आ जाएगा। जैसे दिस इज द सेम बॉय, आपने यहाँ द सेम बॉय देखा, मतलब द सेम बॉय, ये मैंने लिखा हुआ है द सेम प्लस नाउन देखा, और आप सीधे सीधे दैट को लगाएंगे, मार्क करेंगे और आगे निकल जाएंगे। इज इट ओके? नेक्स्ट है ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, नथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। मैं सेंटेंस में यूज करके बताती हूँ आपको। Rajan has lost the few pence which he got from his mother. Okay? Rajan has lost the few pence which, अब विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और पेंस के केस में ठीक भी है, पर अगर हम सेंटेंस का फ्रेम देखेंगे, यू हैव टू सी द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे कि कब दैट वहां पर प्रॉपर तरीके से फिट होगा। आपको पूरा फ्रेम देखना होगा, ये सिर्फ पेंस देखकर विच नहीं लगेगा, आपको देखना होगा कि फ्यू भी आ रहा है और फ्यू, लिटिल, नथिंग, इनके बाद हमेशा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की जगह दैट का हम यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दैट का यूज हम कब कब कर सकते हैं। बाकी के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कुछ इस तरह से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट और एम्फेटिक। मैं सबका आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, सबके वर्ड्स बताती हूँ। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ईच, आइदर, neither, none, ये वर्ड्स हैं अगर आपके, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्यों बताया गया है? एक्चुअली जब भी बात ईच की हो रही होती है और हम ईच के लिए सेंटेंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ के बाद प्लूरल आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर्स नहीं पता है, पर मोर देन ऑफ 2 है। आप ध्यान से सुनिए, नंबर्स नहीं पता है बट मोर देन ऑफ 2 है यहाँ पर। यहाँ पर नन में भी हमारे पास नंबर नहीं होगा, नन ऑफ बॉयज, नन ऑफ स्टूडेंट्स, नन ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ भी हमें नंबर नहीं पता है, लेकिन हमें पता है मोर देन ऑफ 2 है। अगर ये दोनों वर्ड्स मोर देन ऑफ 2 के लिए यूज किए जाते हैं, तो बाकी के जो वर्ड्स हैं, मतलब आइदर और नाइदर, किसके लिए यूज होते हैं? स्पेशली यूज्ड फॉर 2। मतलब अगर आपके 2 लोग हैं, आइदर ऑफ द 2 बॉयज तभी आएगा, नाइदर ऑफ
द टू बॉयज तब आएगा। इसका मतलब है कि दो में से कोई नहीं, आइदर ऑफ द बॉयज का मतलब है दो में से कोई एक। देखिए अगर यहां लिखेंगे हम आइदर ऑफ द बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ सिंगुलर लेता है ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कि कोई दो है लड़के, उसमें से कोई एक, आइदर ऑफ द बॉयज। ओके, नाइदर में भी अगर आएगा तो नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज आएगा मतलब दो हैं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप ये तो आप सभी जानते होंगे, क्वेश्चनिंग होती है, शुरू से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज हु, व्हाई, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, व्हाट, ऐसे ही वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल हैं ये। हु आर यू and what are you doing? Okay, so here we have the first word is pronoun and this is interrogative। यहाँ पे है तो ये pronoun, लेकिन ये interrogative की तरह यूज किया गया है, क्वेश्चनिंग हो रही है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा हमारा indefinite pronoun। indefinite pronoun मतलब पता नहीं है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है। इस वाले केस में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे someone, ओके, one, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं। मोरल वैल्यूज में ज्यादातर इस तरह के सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं, जैसे one should obey his पेरेंट्स। सपोज सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, अगर ये है आपका तो डेफिनेट केस में एरर है, तो वन अगर आपका यहाँ सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से यहाँ वंस आएगा, समझ आ रहा है। अगर समवन भी है तो उसके लिए भी वंस आएगा, मतलब हम नॉर्मल केसेस में यहाँ पर सम वन के साथ हिज का यूज या वन के साथ हिज का या हर का यूज नहीं करते हैं। इस तरह के केस को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। द नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। इसकी जो शक्ल होती है, आपने अभी रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, शक्ल बिल्कुल उसके जैसी होती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में हमने वर्ब के बाद लगाए थे। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिफ्लेक्सिव के केस में हमने वर्ब के बाद लगाए थे, वर्ब के कुछ वर्ड्स थे मैंने आपको बताए थे और उसके बाद सारी चीजें यूज हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा, एम्फसाइज किया जाएगा किसी चीज को, जैसे राधा herself goes to दिल्ली। सिंपल सेंटेंस हमारा होता है राधा गोज टू दिल्ली, विच इज ओके, है ना, राधा दिल्ली जाती है। लेकिन यहाँ पर राधा में भी राधा इज नॉट एबल टू गोइंग अलोन, इस टाइप का केस है। हम राधा को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो चली गई, मतलब उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी चली गई, तो राधा को बहुत एम्फसाइज किया गया है। राधा हरसेल्फ, राधा खुद दिल्ली चली गई, ठीक है। तो चारों केसेस हैं आपके, मैं आगे इसके क्वेश्चन करा रही हूँ, आप ये केसेस और पुराने केसेस एक बार फिर से रिवाइज करिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। There are 3 questions here, मैं हट जाती हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर करके देखिए, पुराने कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हैं तीनों क्वेश्चन। In first one, neither of the 3 sisters is married and it is nothing short of an unbearable burden for him, ठीक है। पहले वाले में आपको कोई गलती, कोई मिस्टेक दिखाई देती है, आई होप आपको गलती मिल गई होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी नाइदर आता है, दो में से किसी एक की भी बात नहीं हो रही होती है, मतलब दो हैं पर दो में से कोई नहीं, दो सिस्टर हैं उसकी, दोनों में से किसी की शादी नहीं
ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट में यहाँ पर एरर आ जाएगी, 3 नहीं होता, ये 2 होता है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ मार्क करना है तो यू यूज A. Is it okay? The next is, this is the best effort which we can do for you, but you are expecting more. You can look for some other options. Okay? तो यहाँ आया है this is the best effort which relative आ गया। अब यहाँ जो which आया है effort के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपसे कहा था you have to see the framing of the sentence. फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस देख लीजिए, जिसने फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस देखी उसका ठीक होगा। द बेस्ट आया है, पहला केस है दैट का, सुपरलेटिव के बाद आप विच, हु, whom इनका यूज नहीं करते हैं, दैट का यूज करेंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका दैट। ओके, आई होप ये वाली गलती तो आपको मिल गई होगी। एंड द थर्ड वन इज वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज टुमारो because our college is closed now. अगर आपने प्रोनाउन की पहली वीडियो देखी हुई है तो आप इसे जरूर कर पाएंगे, अगर नहीं देखी है तो मे भी नहीं हुआ हो, क्योंकि प्रोनाउन की वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जब हम नाउन की जगह पे रिपीटेशन नहीं चाहते हैं। बचपन में ऐसे वगैरह लिखते हैं, सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, सीमा इज गोइंग देयर, सीमा इज ईटिंग दैट, ऐसे नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम शी का यूज करते हैं, है ना। तो वो शी ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, पूरे सेंटेंस को पढ़िए, वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज टुमारो, हम नहीं जा रहे हैं। टुमारो प्रेजेंट टुमारो की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो बिकॉज आवर कॉलेज इज क्लोज्ड, क्योंकि हमारा कॉलेज कैसा है, बंद है। अब इसे कहते हैं हम रिडंडेंसी, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो वर्ड भी आ जाना। अगर एक बार आपके यहाँ पे नाउन की बात हो रही है, दूसरी बार सेंटेंस में हम इसकी जगह पे इट का यूज करेंगे, इट विल बी मोर करेक्ट, यू कैन से इट, ओके, मोर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे। ठीक, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। हमारे तीनों क्वेश्चंस हो चुके हैं, मैंने सारे केसेस आपको बता दिए हैं। प्रोनाउन की 2 वीडियो हैं, द फर्स्ट और सेकंड वन, बोथ वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू सी बोथ वीडियोस फॉर कंप्लीट योर टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ हम वोकैब पोस्ट करते हैं। इफ योर वोकैब इज नॉट गुड, यू कैन जॉइन अस देयर।